नमस्कार मित्रों। आज आप सबको शिक्षक दिवस की बधाइयाँ हैं। शिक्षक दिवस के इस उपलक्ष्य में आज हम आए हैं कपिलेश्वर के डाँड़े में। यहाँ शिव जी का पौराणिक मंदिर है। हम आज कपिलेश्वर की ट्रैकिंग में हैं। मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ समीक्षक और वरिष्ठ कवि श्री महेश पुनेठा जी और शिक्षा से सरोकार रखते हैं और शिक्षा में बहुत अच्छी पैठ रखते हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं। शैक्षिक दखल नाम की पत्रिका निकालते हैं और शिक्षा के प्रश्नों से टकराते रहते हैं। तो आज मेरा मन था कि मैं किसी ऐसे शिक्षक से बात करूं जो वास्तव में शिक्षा पर कुछ काम जहां चल रहा है। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि दीवार पत्रिका जो आप देख रहे हैं, जो पूरे देश में छाई हुई है और जिससे लाभान्वित हो रहे हैं हम सभी, तो उससे जुड़े हुए हैं और उसको एक दिशा दे रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे देश में एक आंदोलन सा शिक्षा के लिए, किताबों के लिए और शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें सर से हम सीखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। तो आज विशेषकर ये है कि शिक्षक और शिक्षण और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षण जो है, एक दिन में कोई शिक्षण के बारे में अपना अनुभव नहीं बता सकता, क्योंकि इनका अनुभव एक विशद अनुभव है। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और आगे फिर साहित्य का जो अनुभव है वो शिक्षण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साहित्यिक पत्रिका आप निकालते हैं, शैक्षणिक पत्रिका आप निकालते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि जब आप प्रथम नियुक्ति आपकी जो प्राथमिक में हुई थी, उस समय का जो शिक्षक था और जो आज का शिक्षक है, उसमें उस अंतराल को आप किस रूप में देखते हैं? पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको धन्यवाद कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के सवालों को लेकर आप कुछ बातचीत जी कर जी। रहे हैं। तो आपने मेरे शुरुआती शिक्षक जीवन के बारे में और आज के अंतर के बारे में जानना चाहा है। तो पांडे जी, जब मैंने अपने शिक्षक के रूप में नौकरी की शुरुआत की, जी सर। तो दरअसल उस समय मैं बहुत परंपरागत किस्म का शिक्षक हुआ करता था। अच्छा। एकदम ट्रेनिंग लेने के बाद स्कूलों में गया था। जी और उस समय मेरी जो मान्यता थी शिक्षा को लेकर, जी वही बिल्कुल एक डंडे वाला शिक्षक जिसे कहते हैं, जी जी जी। मैं उस तरह से था। हाँ, और मैं ये मानता था कि भय बिन होत न प्रीति। जी जी जैसा कि सभी लोग ये मानते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है, जी 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 लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा का साहित्य पढ़ना मैंने शुरू किया जी। और तमाम तरह की किताबें पढ़ी, देश दुनिया के जो शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए प्रयोगों से मेरा परिचय हुआ, जी जी। तो बहुत कुछ बदलाव मेरे अंदर आने लगा। हम्म। और मुझे ये प्रतीत होने लगा कि जो आज तक मैं कर रहा था, जी दरअसल वह एक शिक्षक का काम नहीं था। सही अर्थों में शिक्षक होना अपने आप में बड़ा कठिन है। जी और जब तक आप बाल मन को नहीं समझते हैं और शिक्षा की गहरी एक समझ आपके भीतर नहीं होती है, जी और आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को संप्रेषित जी जी जी। नहीं हो पाता है और आनंद उसमें बच्चे महसूस नहीं करते हैं, तो जी दरअसल उसमें सीखना नहीं हो पाता है, जी वो एक तरह से जी रटना है। जी जी जी। तो लगातार जब इस तरह के साहित्य से मेरा संबंध बना हम्म और बच्चों के साथ निरंतर प्रयोग करता रहा, हम्म तो आज मैं अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन पाता हूँ। हम्म और मैं ये मानता हूँ कि जो कार्य मैं उस समय कर रहा था, हम्म वो दरअसल एक शिक्षक के रूप में सही नहीं था। हम्म और शिक्षा की दृष्टि से भी वो हम्म। एक सही तरीका नहीं था मेरा। जी जी और आज भी अब मुझे लगता है कि एक शिक्षक होना बहुत आसान नहीं है, जी। क्योंकि उसके लिए बहुत धैर्य की बिल्कुल आवश्यकता सही बात। होती है, शिक्षा को समझने की आवश्यकता होती है, बाल हम्म मन को समझने की आवश्यकता होती है। हम्म जो
इतना आसान काम नहीं है। जी, जी। उसके लिए हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता और हूँ। आज भी मैं अपने आप को अपूर्ण शिक्षक मानता हूँ। जी, जी, जी। उस समय जो मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ बच्चों को दे सकता हूँ, हुँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, हुँ, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हुँ, सैद्धांतिक तरीके से जिन बातों को हम अपने जीवन में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, हुँ, लेकिन व्यवहार में उनको लागू करना बहुत ही कठिन काम है। हुँ। और मैं उस कठिनाई से जूझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, जी। तो इस रूप में मैं अपनी इस एक शिक्षक के रूप में यात्रा को देखता हूँ। जी सर, तो मुझे लगता है कि जो आपने जो अंतराल बताया एक प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक का, वो अपने माध्यम से एक बड़े सही तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है, जो क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूँ वास्तव में, क्योंकि 17 साल मुझे भी इस क्षेत्र में काम करते हुए हो गए हैं। तो आपने बहुत प्यारे तरीके से बताया। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अक्सर शिक्षण और शिक्षक, मुझे लगता है कि शिक्षक और शिक्षण दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको जो इस दूरी के बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर आजकल आप देख पाते होंगे कि अक्सर सोशल मीडिया या सामान्य तरीके से तो इस बात पर ज़्यादा बहस होती है कि शिक्षक और शिक्षण को ज़्यादा मैं विशद में इस प्रश्न को नहीं लूँगा, पर एक थोड़ा-सा हिंट दूँगा कि शिक्षक और शिक्षण के बीच की जो दूरी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हुँ, और मुझे लगता है कि यदि शिक्षक अपनी शिक्षण की कला को, हुँ, उसकी असलियत को नहीं समझता है हुँ। या उसके असली रूप को नहीं समझता है, तो वह सही तरीके से शिक्षण नहीं कर सकता है। शिक्षण जी, तो जी, अपने जी, आप में बिल्कुल। एक कला है, जी, और जी। कला में दक्षता का होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी, जी। उसमें रचनात्मकता का होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। और शिक्षक यदि रचनात्मक नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। कल्पनाशील नहीं है, हुँ, तो बहुत अधिक अ, बच्चों के अंदर हुँ। रचनात्मकता को नहीं पैदा कर सकता है, जी, उसमें बदलाव नहीं ला सकता है। जी, जी, जी। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षक को इसके लिए बहुत हुँ, सतर्क, सजग और धैर्यवान होने की आवश्यकता है। हुँ। लेकिन जिस तरह की तमाम दबाव हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में हैं, जी, जी, जी। उसमें रचनात्मकता को बनाए रखना, हुँ, सृजनशीलता बच्चों के अंदर पैदा करना हुँ, बहुत कठिन कार्य होता जा रहा है, हुँ। क्योंकि हमारी शिक्षा रोजगारोन्मुखी होने लगी है, रोजगार पर ही केंद्रित एक तरह से। हुँ। शिक्षा का मकसद ही ये हो गया है कि अच्छा रोजगार प्राप्त करना, जी, जी, जी। जबकि मुझे लगता है कि शिक्षा इससे बहुत व्यापक लक्ष्य को लिए हुए है। जी, जी, जी। शिक्षा रोजगार उसका एक हिस्सा हो सकता है, जी, लेकिन रोजगार प्रदान करना शिक्षा के बूते की बात नहीं है। जी। रोजगार एक तरह से राजनीति का विषय है। शिक्षा एक अच्छा मनुष्य ज़रूर बना सकती है, सबको हुँ। रोजगार नहीं दे सकती है जी, शिक्षा। रोजगार तो सरकार या सत्ता ही देगी। जी। तो उस अच्छे मनुष्य को बनाने के लिए हुँ, मुझे लगता है कि शिक्षक को स्वयं पहले एक अच्छा मनुष्य होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, हुँ। और बच्चों के अंदर वो चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी। वो लगाव शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति, किताबों के प्रति, वो लगाव और जीवन को समझने के लिए हुँ, उसको एक खोजकर्ता के रूप में अ, हुँ, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है एक शिक्षक के लिए। इसलिए तब मैं कह रहा हूँ कि शिक्षण एक बहुत कठिन कार्य है। जी, जी। उसके लिए खुद निरंतर नए प्रयोग करते रहना हुँ, बहुत ज़रूरी है। जी, जी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, जी, नए प्रयोग नहीं करते हैं, और नई-नई जो अ, प्रयोग देश दुनिया में हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं, सजग नहीं उनको नहीं रहते। देखते हैं, हुँ, शिक्षा से संबंधित नई अवधारणाओं को, नई अप्रोच को नहीं समझते हैं, हुँ, और बच्चे का सूक्ष्म अवलोकन, उसके मन का सूक्ष्म अवलोकन नहीं करते हैं, तो हुँ। हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। जी, दरअसल शिक्षा सिखाना है, जी, लेकिन हम उसको केवल रटाने तक सीमित कर दे रहे हैं। जी, हम उसको केवल अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित कर दे रहे हैं। जी, जी। जबकि एक अच्छा इंसान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी ज़िम्मेदार नागरिक बनाना ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा के लिए। तो और सर मुझे तो ये भी लगता है बहुत बार कि भई एक अच्छा
नागरिक तो हम बहुत सारे बच्चों को बना सकते हैं, हाँ। जिम्मेदार या अच्छा इंसान, लेकिन सब बच्चों को व्हाइट कॉलर जॉब नहीं दिला सकते हैं जी, हम। जी, जी, बिल्कुल चाहे सही। हम कितनी भी अच्छी शिक्षा दें, हुँ। क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब जितने होंगे बिल्कुल, उतने ही बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल, मिल बिल्कुल, पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए, हमारा काम इस दिशा में होना चाहिए कि हम बच्चों को अ, अच्छा इंसान, जी। संवेदनशील इंसान, हुँ, सोचने समझने वाला, हुँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला हुँ, और लोकतांत्रिक मूल्यों से लैस हुँ, एक इंसान उसको हम बनाएं। हुँ। और यदि हम ऐसा करते हैं तो वो जिस क्षेत्र में भी जाएगा, जी, जी। निश्चित रूप से वो बेहतर करेगा और पूरे सरोकारों के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ उस काम को करेगा। और आज हमें संवेदनशील लोगों होना की ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे, हुँ, क्या वो उतने ही संवेदनशील हैं? अच्छे प्रशासक होंगे। हुँ। ज़रूरत है कि वो कितने संवेदनशील है इस बात को जानने की, इस बात को उनके भीतर पैदा करने की। जी, जी, जी। तो इसलिए शिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। सर, ये बात बहुत लंबी नहीं खींचूँगा मैं, एक प्रश्न और लेना चाहता हूँ और थोड़ा-सा मच्छर और हम क्योंकि घास के बीच में हैं और आप देख रहे हैं कि सावन भादों का सीज़न है, तो थोड़ा परेशान कर रहे हैं मच्छर। तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा मैं माफ़ी चाहूँगा। एक प्रश्न और लेना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे की बात करते हैं, तो और बाल मन और शिक्षण, विशेष करके जो पारंपरिक और आधुनिक के बीच जो रस्साकसी है, अक्सर देखा जाता है शिक्षकों के बीच में ज़्यादा है ये पारंपरिक और आप देखते होंगे कि आप हिंदी ले लें, भाषा ले लें या पुराने पढ़ाने के तरीकों के अक्सर जो पुराने शिक्षक हैं और कुछ पुराने ही नहीं, नए भी कुछ ऐसे हैं, वो मानते हैं कि जो पारंपरिक पद्धतियाँ थी, वो शिक्षण के लिए ज़्यादा अभिरुचिकारक थी। तो आप बाल मन के हिसाब से शिक्षण की जो जो तरीके हैं, उनके विषय में आपका क्या मानना है? भाई पांडे जी, मेरा तो स्पष्ट मानना है जी, कि जब तक बच्चे को पढ़ने लिखने में आनंद नहीं आएगा, जी, तब तक उसका सीखना संभव नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चा वहीं पर सीखता है, हुँ, वहीं वह विषय को आत्मगत करता है, जी, जहाँ उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, हुँ, उसकी गरिमा को सम्मान दिया जाता है, जी, 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 उसके स्वाभिमान का ध्यान रखा जाता है। जी, अ, ऐसी शिक्षा भयमुक्त वातावरण में ही दी जा सकती है। हुँ, इसलिए भय से कभी भी सृजन कार्य नहीं होता है। जी, आप कोई भी सृजन, आपसे यदि मैं डराकर एक डंडे के बल पर आपको यहाँ बैठाऊँ और आपसे कहूँ कि एक कविता लिखिए सुंदर सी हुँ, या एक कहानी लिखिए, तो आप नहीं लिख सकते हैं। जी, जी, तो शिक्षा भी इसी तरह से सृजनात्मक कार्य है। जी, आज तो ज्ञान सृजन करने की बात कही जाती है। जी, आज जो शिक्षा के दस्तावेज हैं वो ज्ञान प्रदान करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान सृजन की बात करते सृजन हैं। की बात और सृजन कैसे दबाव में या डर से हो सकता है, हुँ, ये मेरे समझ में तो नहीं आता है। हुँ, ये तो मुझे पूरी तरह से अवैज्ञानिक लगता है, हुँ, अमनोवैज्ञानिक लगता है जी, कि भाई बाल मन हुँ, वहीं ठहरता है जहाँ उसके अनुकूल चीज़ें होती हैं। जी, 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 क्योंकि बच्चे बहुत दूर तक नहीं देखते हैं कि भविष्य में उनको क्या बनना है, कैसे हाँ, बनना है, इस बात की चिंता बच्चों को नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चों को तो उस समय क्या जो चीज़ें पढ़ाई बताई जा रही हैं, हुँ, वो उनके रुचि के अनुकूल हैं, उनकी जिज्ञासा के अनुकूल हैं, क्या उसको शांत करने वाली हैं, हुँ, क्या उसको उनको प्रश्न करने की आज़ादी उसमें मिल पाती है। हुँ, तो जितना ये होगा, हुँ, उतना बेहतर आप शिक्षण कर पाएँगे और उतना बेहतर विषय की समझ उनके अंदर पैदा कर पाएँगे। जी, जी, जहाँ तक डंडे का सवाल या दबाव का सवाल है, मुझे लगता है उसमें तो रटना ही हो सकता है। रटना हाँ, ही है। रटना और रटे हुए को परीक्षा में लिख देना, हुँ, ये तो संभव है दबाव में। हुँ, लेकिन आप यदि ये कहें कि वो ज्ञान का सृजन करे, अर्थात उसके अंदर उस विषय की गहरी समझ पैदा हो हुँ, और उस समझ को वो बदली हुई परिस्थितियों में भी लागू कर सके। हुँ, जिन सूचनाओं और जानकारियों को कक्ष में ले रहा ये है, महत्वपूर्ण बात है कि यदि उनको वो अपने जीवन की बदली हुई परिस्थितियों में लागू कर पाता है, जी, तो जी, जी, इसका मतलब उसने सीखा है विषय को। सीखा है।
और ये सीखना तो दबाव में नहीं हो सकता है। जी, जी, इसके लिए तो आपको बच्चे के साथ मित्रतापूर्ण और उसके मन को समझते हुए वो आखिर चाह क्या रहा है, क्या जानना चाह रहा है और कैसे उस विषय को वो जान सकता है, उसको करने की आज़ादी हो, उसको चीज़ों को छूने, उसको जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उन ज्ञानेंद्रियों से महसूस करने का जब हम अवसर देंगे उनको, तब वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मेरे लिए सीखना अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है। अच्छे अंक प्राप्त कर लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसने बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख लिया है। जी, जी, इसलिए मैं जो आज नई अप्रोच आई है शिक्षा को लेकर, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा जिसको कहा जाता है और जिसमें बच्चे को पूरा महत्व दिया जाता है और जब वो सीखने के लिए तैयार है तब उसको हम चीज़ें सिखा रहे हैं। आज तो ये भी कहा जाता है भाई शिक्षक का काम बच्चे को सूचनाएं या जानकारियां देना नहीं है, बल्कि उसके अंदर सूचनाओं, जानकारियों और नए ज्ञान के लिए उसके प्यास जगा देना शिक्षक का काम है। शिक्षक यदि ये कर लेता है तो उसका काम पूरा हो जाता है। ज़्यादा तो फिर बच्चे अपने आप आने वाले जीवन में नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के बाद स्वयं एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं जिसको हम विवेकशील मस्तिष्क भी कहते हैं। आलोचनात्मक विवेक उनके अंदर पैदा होता है और वो तभी हो सकता है आलोचनात्मक विवेक जब उनको पूरी सीखने की आज़ादी मिले। तो मैं तो 3 शब्द बार-बार इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ स्वतंत्रता, विश्वास और संवाद। जब ये तीनों चीज़ें बराबर रूप में बच्चों के साथ हों, तभी चाहे वो अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, वो उनको अपने तरीके से चीज़ों को जानने समझने की आज़ादी देता हो और वो उन पर विश्वास करता हो। उनकी क्षमताओं पर विश्वास करना भी ज़रूरी है। बहुत बार हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमको लगता है कि यार बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे ही तो हैं ये, जो हम बताएंगे वो ये सीखेंगे। तो ये भी धारणा गलत है। हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा और हमें यह मानना पड़ेगा कि हम आज़ादी यदि उनको दे रहे हैं तो वो आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि आज़ादी और विश्वास करने के साथ-साथ उनसे जीवंत संवाद करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज़ादी दे दी, अब आपने कह दिया कि भाई जो आपने करना है वो करते रहिए, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। उनके साथ लगातार आपको संवाद भी करना पड़ेगा, ताकि आप उनके मन को समझ सकें, वो किस दिशा में सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और उनके सोचने समझने के रास्ते में मदद कर सकें। तो इसलिए उनसे जीवंत संवाद की भी आवश्यकता है। यदि इन तरीकों को अपनाते हुए हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके अंदर की जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, ये मैं फिर कहूँगा कि ये निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य है, ये आसान कार्य नहीं है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई शिक्षक होना आसान नहीं, शिक्षक होना बहुत कठिन है। ये सब इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक तरह से तपस्या जैसी स्थिति है। आपको बहुत बार ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाएँगी जब आप तिलमिला जाएँगे। बच्चों की बाल जो गतिविधियाँ हैं वो आपको बेचैन भी कर सकती हैं, वो परेशान भी कर सकती हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। तो तब जाकर हम इस तरीके से बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि भाई भयमुक्त वातावरण में ही बच्चा सीख सकता है, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की ज़रूरत है। अब परिवारों का माहौल भी बदल रहा है, बड़ा लोकतांत्रिक माहौल होने लगा है। पहले हमारी पीढ़ी अपने बड़ों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करती थी, उनसे कुछ पूछने की, शिक्षक से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन आज बदल रही हैं चीज़ें और इसलिए वो बदलाव बच्चों के अंदर दिखाई भी दे रहा है। आज के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत रचनात्मक हैं। वो नई-नई चीज़ें खोज रहे हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं और नए तरीके से सोच रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जो आज के तरीके हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके हैं। हम इन्हीं तरीकों से वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक जैसे लोगों को पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना? हम केवल नौकरी करने वाले लोग नहीं, हम ऐसे लोगों को भी तो हमें ज़रूरत है जो नई चीज़ें हमारे इस समाज को दें और वो इस नए तरीके से ही हो पाएँगी, ऐसा मेरा मानना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इस दिशा में
आगे बढ़ा जा सकता बढ़ा जा सकता बढ़ा है जा और मैं बढ़ रहा हूँ कोशिश और मेरा इस पर विश्वास है। प्रत्येक सबसे पहले तो सैद्धांतिक रूप से इस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता हम इसको नकारें नहीं। नकार है। डंडे से पढ़ाना बहुत आसान होता है। जी, जी, जी। भई आपने एक डंडा बच्चे को डरा दिया, बच्चा चुपचाप बैठे रहेगा, आप एक तरफ से कुछ बोलते जाइए, बच्चा उसको लिख भी लेगा, नोट भी कर लेगा। लेकिन वो बच्चे के जीवन में कितना बदलाव लाएगा हाँ, या उससे बच्चा कितना नया कर पाएगा, जी, मतलब जी, ज्ञान सृजन कितना कर पाएगा, ये एक प्रश्न है। जी, जी। तो इस तरह से हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद सर। आज की वार्ता का लब्बो-लुआब यही है कि हमें बाल केंद्रित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएँगे और बाल केंद्रित शिक्षक ही एक अच्छा नवाचारी शिक्षक हो सकता है। आपकी बातों से मुझे यही समझ में आया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आपने भी समझा। धन्यवाद।